प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज गद्य खंड का दूसरा और पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। बस आपने पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चैप्टर हमारा लासा की ओर, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा है। और इसमें जब राहुल सांकृत्यायन जी तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाते हैं, वहाँ यात्रा करते हैं, तो उन्होंने यात्रा का ही वर्णन किया है बहुत ही रोचक तरीके से। और कहते हैं कि उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की, लासा जाने की अनुमति नहीं थी, बट फिर भी राहुल जी ने यात्रा की। उन्होंने एक भिखारी का वेश बनाया और यात्रा की। वहाँ जाके देखा उन्होंने वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की सांस्कृतिक भौगोलिक स्थिति, वहाँ के खेत, कल्चर, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो बस पूरी वीडियो के साथ अंत तक आप बने रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर तो आपका बनता ही है। गुरु दक्षिणा छोटी सी। तो चलिए यहाँ पर चैप्टर को देखते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। जिस रास्ते से राहुल जी जाते हैं वह नेपाल से तिब्बत जाने का मेन रास्ता है, यानी कि यही वो रास्ता है जहाँ से लगभग आना जाना होता है। और फलिंग कालिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला, जब कोई दूसरा रास्ता नहीं खुला था, तो सारे काम इसी रास्ते से होते थे। व्यापार होता था, सामान का लेन देन होता था, इसी रास्ते थे। और यह सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था। कैसे पता चलता है सैनिक रास्ते का? तो देखो यहाँ पर जगह जगह एक तो फौजी चौकियाँ थी, फौजी आर्मी की चौकियाँ, और साथ में यहाँ पर किले बने हुए थे, चीनी पलटन भी थी यहाँ पर। तो बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ फौजी चौकियाँ भी थी और ये फौजी रास्ता भी था, किले भी थे यहाँ पर। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर भी चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था, वहाँ पर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे, तो लेखक जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बीच में एक रास्ता पड़ता है, एक कोई घर पड़ता है, गांव पड़ता है छोटा सा। तो वहाँ जाते हैं और चाय पीने के लिए ठहरते हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत तकलीफ़ें, बहुत प्रॉब्लम्स है। वो रास्ता बड़ा डेंजर है। साथ में वहाँ के जो लोग हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ प्रॉब्लम भी हैं। तो आराम की बातें क्या है भाई, वहाँ जाति पाति का भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत नहीं करता है, यहाँ तक कि औरतें भी पर्दा नहीं करती हैं। अगर आप अननोन हैं, अनजान हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं, खा पी सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन है कि बहुत ही निम्न श्रेणी के अगर भिखमंगे हैं तो लोग उन्हें क्या समझते हैं, चोर हैं शायद। तो चोरों के डर से उन्हें अंदर आना अलाउ नहीं था। बाकी आप अपने घर के, उनके घर के आ जा सकते हैं। आप उनके घर में टीवी देखो, खाना बना लो, मतलब काफ़ी अच्छी वहाँ पर एक सुविधाएं भी थी। तो आप उनके घर के भीतर भी जा सकते हैं। अगर आप अपरिचित हैं तब भी देखो, नॉर्मली आपके हमारे घर में कोई अननोन पर्सन आ गया तो हम उसके लिए दरवाज़ा ही नहीं खोलते। लेकिन जो तिब्बत जाने का रास्ता था, वहाँ पर क्या है, अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर अननोन पर्सन भी आराम से आ जा सकता है। तो आपको किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ रही है, लाइक अगर आप भाई यात्री हैं, आप अपने लिए सामान लेके जा रहे हैं खाने पीने का, आपने चावल बनाना है, दाल बनानी है, सोचो नमक कम पड़ जाए, मिर्ची कम पड़ जाए, तो यहाँ के लोग इतने अच्छे थे कि आपको नमक दे देंगे, मिर्ची दे देंगे, यहाँ तक कि घी भी डाल देंगे उसमें। तो है ना, अच्छा मतलब आराम भी है। अब देखो मुश्किलें क्या है, तो मुश्किलें हम जानते हैं यहाँ पर कि मुश्किलें क्या है। परित्यक्त चीनी किले से हम आगे चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। तो आगे चलते चलते लेखक को एक दोस्त मिला, उसका नाम है सुमति। सुमति मिल गया और सुमति के जान पहचान के लोग भी वहाँ मिल गए, क्योंकि सुमति एक पंडित जी हैं और पंडित जी के जान पहचान तो बहुत तगड़ी होती है। उनके जान पहचान के आदमी मिले और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए मैं अच्छी जगह भी मिल गई। देखो मान लीजिए आप मुझे जानते हो, मैं आपके इलाके में आया, आपके इलाके में अननोन पर्सन को अलाउ नहीं है आना, लेकिन अगर मैं आ जाता हूँ तो आप सोचेंगे अरे ये तो हमारे आशीष सर हैं,
चाय पिलाएंगे, खाना खिलाओगे, कम से कम अगर चाय पानी नहीं भी पिलाओ तो आप पूछोगे कि हमारे आशीष सर है अगल बगल में। तो सुमति की जान पहचान थी, इसलिए लेखक को और उनके सुमति दोस्त को वहाँ पर जगह मिल गई। पहली बात ये ध्यान रखना, उन्हें जगह क्यों मिली, क्योंकि जान पहचान थी। भिखारी का वेश बनाया था फिर भी जान पहचान मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते वापस लौटे और भिखमंगे नहीं बल्कि एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त हमें किसी ने यहाँ रहने की जगह नहीं दी। बताइए, पहली बार जगह मिल गई भिखारी रहने पर भी, लेकिन दूसरी जगह हम अच्छी कंडीशन में आए थे, बहुत ही टाई कोट पैंट घोड़े में बैठकर आए थे, फिर भी हमें जगह नहीं मिली। क्यों? देखो, किंतु उस वक्त हमें जगह नहीं मिली और गांव के एक गरीब झोपड़े में हमें ठहरना पड़ा। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, खासकर शाम के वक्त लोग छड़ पी करके और होश हवास, मतलब वहाँ के लोग क्या थे भाई, शाम हो जाती थी तो लोग बस एक नशा करते और आराम से खाया पिया और मस्त हो जाते थे। तो वापस आते टाइम बहुत अच्छी कंडीशन थी इनकी, फिर भी इन्हें जगह नहीं मिली, क्योंकि जान पहचान का बहुत फ़र्क पड़ता है। इनकी जान पहचान नहीं थी तो इन्हें कोई भी जगह नहीं मिली, और वहाँ के लोग थोड़ा सा छड़ पी करके होते हैं तो शायद इसलिए भी ना मिली हो। अब हमें सबसे निकट डांडा थोंडला पार करना था, और डांडे तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह है। देखो, इजी था, आसान था, लोग अच्छे थे तो खाने पीने की व्यवस्था हो गई, लेकिन अब जहाँ जा रहे हैं वो जगह बहुत खतरनाक है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ कोई गांव नहीं, दूर दूर तक कोई भी गांव नहीं था भाई। नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोने, जिसके कारण क्या है कि जो चोर डाकू लुटेरे थे ना, उनके लिए वहाँ पर छुपने की बहुत अच्छी जगह थी। चोर डाकुओं को यही चाहिए भाई, पहली बात है कि गांव नहीं है, ऊपर से चोटी पे है तो नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, तो छुपने के लिए भी इन्हें अच्छी जगह मिल गई। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह थी तिब्बत में। गांव में आकर खून हो जाए तब खूनी को सज़ा मिल सकती है। अगर गांव में खून हो जाए तो सज़ा मिल जाएगी, लेकिन इस निर्जन, यानी कि जहाँ पर कोई आदमी नहीं दिखेगा दूर दूर, वहाँ पर किसी की डेड बॉडी पड़ेगी, कोई परवाह नहीं। किसी ने खून कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खास बात यही है कि यहाँ की जो सरकार और खुफिया विभाग है, CBI है, वो इन पर पैसा खर्च नहीं करती है। खून हो रहा तो होने दो, लोग मर रहे हैं तो मरने दो। क्यों? क्योंकि डकैत पहले आदमी को मार देते हैं और फिर उसके बाद उनमें पैसा वगैरह टटोलते हैं। खास बात यही है कि अगर कोई पकड़ा गया चोर डाकू तो यहाँ गवाह भी नहीं मिलता। मान लीजिए आपने किसी को खून करते हुए देखा और आपको कहा गया कि भाई आपको गवाही देनी है, लेकिन आप नहीं दोगे, मुकर जाओगे, क्योंकि आपको भी डर है कि कल कहीं ना कहीं मुझे भी ना मार दिया जाए। और डाकू क्या करते थे, पहले जान से मार देते थे, फिर उसके टटोलते थे उसके पास कोई पैसा है या नहीं, माल है या नहीं। बताओ, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, 2 रुपये भी नहीं है, लेकिन वो आपको मार देंगे, उसके बाद देखेंगे आपके पास पैसा है या नहीं है। इस गांव में प्राणों का खतरा, और लोग जो है पिस्तौल लिए घूमते हैं, चाकू ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हथियार का कानून नहीं है। कोई भी आम आदमी भी वहाँ पर पिस्तौल ले जा सकता है, चाकू ले जा सकता है, किसी को भी मार सकते हैं, कभी भी मार सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हथियार बंद कानून नहीं है। तो लेखक ने एक योजना बनाई, बहुत ही अच्छी योजना थी। गांव में हमें मालूम हुआ कि भाई पिछले साल ही पास के गांव में खून हो गया। डर तो लगेगा ना भाई, जिस रास्ते हम जा रहे हैं अगर वहाँ खून हो गया और बड़ा डेंजर इलाका है तो हमें भी खून होने का डर रहेगा। हम खून की परवाह ना करें, लेकिन हम भिखमंगे थे, हमें लगा भाई हम तो भिखमंगे हैं, हमें कौन मारेगा। लेकिन यहाँ का रिवाज था डाकुओं का, पहले मारेंगे फिर चेक करेंगे। और लेखक ने एक प्लानिंग की, एक योजना बनाई। जब भी उन्हें कोई चाकू दिखे, चोर दिखे, डकैत दिखे, बंदूक वाला दिखे, तुरंत अपनी टोपी निकालते थे, लंबी सी जीभ निकाली
और कुछ ही दया यानी कि भीख दे दो, भीख दे दो। जेब में बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन डाकू को देख के भीख मांगना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे डाकुओं को लगेगा कि भाई तो भिखारी है, इसके पास क्या पैसा होगा, चलो जाने दो। और इस तरह से लेखक जो है वो बच जाते थे। अपना सामान जो है वो खुद लाद कर चल रहे हैं और अगला पड़ाव इनका 16-17 मील दूर था। मैंने सुमति से कहा यहाँ लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ाई पे भी चलेंगे। भाई सामान बहुत ज़्यादा है, कैसे चढ़ाई चढ़ेंगे, पहाड़ों का रास्ता और ख़तरनाक है। तो सुमति को कहा भैया पंडित जी 2 घोड़े कर लो, घोड़े में चलते हैं और सामान भी ले जाएंगे। और दूसरे ही दिन देखो हम घोड़ों पर सवार हो गए, ऊपर चढ़ने लगे। तो डांडा से पहले एक जगह चाय पी, दोपहर के बाद डांडे के ऊपर जा पहुँचे, चाय वाय पी, घोड़े में चढ़ गए। अब अपना सफ़र इनका थोड़ा और अच्छे से गुजरने वाला है, क्योंकि पैदल तो जाना नहीं है, सामान पीठ में लादना नहीं है, घोड़े पर चल रहे हैं। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखाई दे रहे थे। जब हम हाइट में जाते हैं तो हमें हिमालय पर्वत दिखाई देता है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत दिखाई देता है। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे, यानी कि भाई उनके ऊपर बर्फ़ जमा हुआ है। वहाँ हर जगह सफ़ेदी थी, हरियाली थी। उत्तर की तरफ और आगे चलते हैं तो चोटियाँ दिखाई पड़ रही हैं। कुल मिला के लेखक वहाँ का वर्णन करते हैं, भौगोलिक वर्णन, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं और ऊंचाई पे चढ़ते चढ़ते वहाँ का कैसा दिखता है, वहाँ से सारी चीज़ें बताते हैं। जानवरों की सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ थोड़ी मुश्किल थी, भाई चढ़ाई चढ़े गए, अब उतराई चढ़ना। चढ़ाई तो बड़ा आसान होता है, चल देंगे, थोड़ा थोड़ा थकान आएगी, लेकिन ढलान में बड़ी मुश्किल होती है। क्यों? हल्का सा पैर फिसला और सीधा गए नदी में और हो जाएगा राम नाम सत्य है। चढ़ाई तो आसान है, मुश्किल है, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं, और भी ज़्यादा कठिन है। शायद 1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा, लेखक का घोड़ा है जो है वो थोड़ा स्लो हो गया। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण शायद ऐसा कर रहा है। मैंने उसे मारना चाहता था, नहीं मारना चाहता था, घोड़े को चल ले भाई कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चल ले। चढ़ाई पे चढ़ने के बाद मुझे लगा कि घोड़ा थक गया होगा, धीरे धीरे वो पिछड़ गया। क्यों? क्योंकि थकान के कारण घोड़ा थक चुका था और दूसरा रीज़न था घोड़े पर झूमता हुआ मैं चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था घोड़ा आगे जा रहा था कि मैं पीछे, घोड़ा आगे मैं पीछे, मतलब घोड़ा भी बड़ा स्लो चल रहा था। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। और आगे क्या था, 2 रास्ते, 2 राहें थे। अब हमें जाना था इस रास्ते, घोड़ा चला गया इस रास्ते और वापस आके फिर हम इधर चले गए। तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल पड़ गया, यानी कि लेट हो गए, हम गलत रास्ते पे चले गए और हमें 1.5 मील मैं आगे चला गया। फिर मैं वापस आया तो 1.5 मील वापस आया, चलना जाना, फिर अपने रास्ते पे जाना बड़ा मुश्किल था। तो रास्ता बड़ा खतरनाक, डाकू थे, चढ़ाई थी, उतराई थी और फैसिलिटी नहीं थी, लोग नहीं थे, तो बड़ा डिफ़िकल्ट रास्ता है वहाँ का। तो लेखक बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हुए किस तरह मैं रास्ता भटक गया, घोड़ा भी थका हुआ था। जब मैं वापस आया तो सुमिति क्या कर रहा था, मेरा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि घोड़ा पिछड़ गया। तो सोचा कहाँ गया, अब आज का टाइम होता तो फट से फ़ोन लगाया, घंटी बजाई, कहाँ हो भाई जल्दी आओ, लेकिन उस समय फ़ोन नहीं था। सुमिति का घोड़ा गया तो लेखक का घोड़ा पिछड़ गया। तो आगे वो कहते हैं कि भाई 3-4 जगह हमने चाय पी, गर्म की, फिर कुछ खाया पिया, आगे चलने लगे। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, भाई मेरा कोई कसूर नहीं है। सुमति ने कहा भाई कहाँ लेट हो गए, तुमने टाइम ख़राब कर दिया, इस टाइम हम कहाँ पहुँच जाते। तो लेखक ने भी कह दिया भाई मेरा कोई कसूर नहीं है। किसका कसूर है भाई? देखो, एक तो चढ़ाई ढलान, घोड़ा थक गया, रास्ता भूल गए। तो मैंने भी कह दिया भाई देखो मेरा कोई कसूर नहीं है,
देख रहे हो कि मुझे घोड़ा कैसे मिला है। तो मैंने रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। तो सुमति बड़ा गुस्सा हुआ, तुमने लेट कर दिया, लेकिन फिर कूल हो गया। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ भी उसके अच्छे जजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, फिर रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। तो वहाँ का मतलब जो खाने पीने की बहुत अच्छी सेवा हो रही है। और ख़ास बात यह है कि जजमान हैं तो सेवा अच्छी सी हो गई। तो आगे चल रहे हैं लेखक और सुमति, अपना सफ़र और आगे बढ़ाते हैं। और वो कहते हैं कि आगे अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा, टापू से घिरा है। और वहाँ हम थोड़ा और गए, कुछ खाया पिया। तो अब हम एक और पहाड़ी पे थे जिसका नाम था तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के बहुत सारे जजमान मिल गए, जान पहचान बन रही है। तो उतना मुश्किल नहीं लग रहा जितना है। हालांकि अगर जजमान न मिलते, जान पहचान न मिलती तो शायद और ज़्यादा प्रॉब्लम होती। और वो कह रहे हैं आगे हमने भाई कुछ खाया पिया, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करा, और उसके बाद हम बोध गया का गंडा बना लेते। ये थोड़ा सा वहाँ का जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है कि भाई क्या होता है वहाँ पर, ऐसे करते थे वैसे करते थे। वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। भाई यजमान है तो थोड़ा सा 2-4 मिनट 10-15 मिनट वहाँ ठहरें। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर लगा देगा। भाई जजमानों के पास जाना तो हर किसी जजमान के पास घर जाना है तो टाइम तो लगेगा। तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमिति ने स्वीकार कर लिया। भाई आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी जल्दी चलेंगे, अपना सफ़र तय करेंगे। तो सुमिति भी मान गया कि ठीक है भाई, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो शायद जल्दी पहुंच जाते। लेकिन अब दोपहर के 10-11 बजे, और दोपहर में तो धूप बहुत तेज़ लगती है, और तिब्बत की धूप तो और भी ज़्यादा तेज़ होती है। यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी कम हो जाती है। सर के ऊपर थोड़ा सा कपड़ा रखा, ज़्यादा गर्मी सर पे ही लगती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है। भाई आप अगर चढ़ाई में उतर रहे हो तो आपको सूरज भी दिखेगा सीधा आपके चेहरे पर, तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। और पीछे का कंधा बर्फ़ सा हो रहा था। भाई पीछे से ठंड भी लग रही थी, सूरज की गर्मी भी लग रही थी। फिर हमने पीठ पर अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल दिए। थोड़ा डंडा सहारा भी चाहिए क्योंकि चढ़ाई है उतराई है, चढ़ाई है उतराई है। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तो यजमान से भी मिलना चाहते हैं, भाई मिले क्यों नहीं। इतने जजमानों से जान पहचान बनी, सोने की व्यवस्था हुई, खाने पीने की व्यवस्था हुई, इज्जत बढ़ी, प्रॉब्लम कम हुई, तो यजमानों को मिलना तो बनता ही है। छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी वहाँ की ज़मीन। जो वहाँ की ज़मीन के बारे में बताते हैं कि जागीरदार होते हैं, जैसे मैं जागीरदार हूँ और मैंने बहुत सारा मेरा ज़मीन है, फिर मैंने वही बहुत सारे किसानों को दे रखा है, तो जागीरदारी में बटी थी। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों या बिहारों में था। तो वहाँ पे तिब्बत में मठ, बिहार, जागीरदार बहुत होते हैं, और सभी लोग अपना अपना वहाँ पर काम चलाते हैं। कुछ लोग काम करवा रहे हैं, कुछ लोग करते हैं। वहाँ पर मज़दूर भी बेगार में मिल जाते हैं, खेती के लिए मज़दूर भी आराम से मिलते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था। खेती का इंतज़ाम, खाद पानी, बीज कितना हुआ, कैसा हुआ, तो एक भिक्षु रखा जाता था जो जागीर के आदमी के लिए राजा से कम नहीं होता था। उसकी चलती थी वहाँ पर, भाई तुम ये वाला काम करो, तुम ये मत करो, ऐसा करो वैसा करो, तो कोई राजा से कम नहीं था। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, उनका नाम नमसे था, और वो बड़े ही भद्र यानी कि कोट पैंट टाई वाले, मतलब बड़े अच्छे इंसान थे। भद्र का मतलब होता है अच्छे इंसान। एक तो ये भिखमंगे बन के गए,
तो वहाँ पर कुछ लोग थे भद्र पुरुष, वो हमसे बड़े प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी कि बुद्ध वचन के अनुवाद, बुद्ध के वचनों का जो अनुवाद है वो उसमें लिखा गया था, उससे कहते कंजूर। उसकी 103 पोथियाँ वहाँ पर रखी थी। तो मेरा आसन भी वहीं पे लगा दिया गया, क्योंकि पंडित जी हैं तो देखा चलो भाई बौद्ध जो मंदिर है वहाँ पर चलते हैं। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, जो भी वहाँ किताबें थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं, बड़ा बहुत भारी था। सुमति ने फिर आसपास अपने जजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। भाई सोचा थोड़ा उस गांव में जाया हूँ, थोड़ा कुछ जजमानों से मिल लूँ, कुछ दक्षिणा मिल जाएगी, कुछ अनाज मिल जाएगा, मिलता है ना गांव में। तो मैंने भी परमिशन दे दी, जाओ। क्यों? क्योंकि उस समय मैं पुस्तकों के भीतर था, मतलब किताबें पढ़ने लग गया था लेखक। तो किताबें पढ़ रहा हूँ मैं, चलो भाई मुझे एक आध दिन किताबें पढ़ने में लग जाएगा, तुम अपने जजमानों क्या होकर आ जाओ। इसलिए मैंने उसे जाने भी दिया। दूसरे दिन वह गए, मैंने समझा भाई 2-3 दिन तो लगेंगे, लेकिन उसी दिन दोपहर को वापस भी आ गया, जजमानों से मिला और वापस आ गया। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। भिक्षु नमसे, भैया और आगे जाना है, यात्रा करनी है, तो मैं और आगे पहुँचना, लहासा पहुँचना है। फिर से सामान उठाया, कंधे पे रखा और आगे चलने लगे। धूप तेज है, सुविधाएं नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से आपने देखा कि जो वहाँ का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। कुछ सुविधाएं भी थी, वहाँ के लोगों का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था मिलने जुलने का। लेखक के दोस्त सुमति जो कि उनकी जजमानी थी, वहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ भी मिली और कई बार उन्हें आसानी से जगह रहने को मिल गई। लेकिन जब वो अच्छे वेश में थे तो उन्हें फिर भी जगह नहीं मिली, क्योंकि जान पहचान का फ़र्क पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। वहाँ के रीति रिवाज, मान्यताएं, वहाँ की परंपराओं के बारे में हमें लेखक ने बताया। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, उन्हें आप देखें, आपके पास बुक्स है, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। और अगर आपकी डिमांड है कि इन क्वेश्चंस की भी आंसर वाली वीडियो आपके लिए बनाई जाए समझाने के लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और सैटरडे संडे आपको हम लाइव क्लास में ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नई अपडेट के साथ नई वीडियो मिलते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।